डियर स्टूडेंट्स, मैं सुरेश चंद्र शर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस। आज हम चर्चा करते हैं अरस्तू के संवैधानिक वर्गीकरण पर। सबसे पहले हम देखते हैं कि अरस्तू ने अपने संवैधानिक विचार देने से पूर्व लगभग 158 संविधानों का तुलनात्मक अध्ययन किया। इस तुलनात्मक अध्ययन के बाद उन्होंने सभी संविधानों से अच्छी अच्छी बातें लेकर के और अपना एक ढांचा तैयार किया। अरस्तू ने संविधान की परिभाषा दी है और उस परिभाषा का जो निष्कर्ष है वो यह है। अरस्तू कहते हैं कि संविधान राज्य के विभिन्न पदों का संगठन है जिससे उनकी वितरण विधि को निश्चित किया जाता है, सार्वभौमिक सत्ता का निर्धारण किया जाता है एवं समुदाय तथा उसके सदस्यों के द्वारा अंगीकार लक्ष्य की प्रकृति का निर्णय किया जाता है। इसके अलावा अरस्तु संविधान में राज्य के विभिन्न मनुष्यों के जीवन निर्वाह के विशेष नियमों का उल्लेख भी करते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि अरस्तु अपने संविधान में न केवल राजनीतिक व्यवस्थाओं का विश्लेषण करते हैं बल्कि आम जीवन में आम आदमी के बीच जो संबंध हैं, जो जीवन निर्वाह की जो नियम हैं, उनको भी वो संविधान में उल्लेखित मानते हैं। अब हम अरस्तु के द्वारा संविधानों के वर्गीकरण के विषय में पढ़ते हैं। अरस्तु ने अपने संविधानों का वर्गीकरण दो आधार पर किया है, संख्या के आधार पर और गुणों के आधार पर। संख्या के आधार पर जो वर्गीकरण किया है उसका मतलब है कि शासन सत्ता कितने लोगों के हाथ में है, और दूसरा जो लक्ष्य या उद्देश्य के आधार पर वर्गीकरण किया है उसका मतलब है कि शासन करने वाले व्यक्तियों का उद्देश्य क्या है, लक्ष्य क्या है। इस दृष्टि से अरस्तु ने अपने संविधानों को 3 कैटेगरी में बांटा है। हम एक एक कैटेगरी को पढ़ते हैं। नंबर 1, एक व्यक्ति का शासन। जिस शासन व्यवस्था में पूरी संप्रभुता या शासन करने की शक्ति एक व्यक्ति में निहित होती है, उस शासन व्यवस्था का जो शुद्ध रूप, जो सकारात्मक रूप हमारे सामने आता है वो होता है राजतंत्र। इस शुद्ध रूप में, राजतंत्र के शुद्ध रूप में राजा जो है वो विभिन्न गुणों से युक्त होता है और वह अपनी प्रजा को उसी प्रकार प्रेम करता है, उनका उसी प्रकार ख्याल रखता है, देखभाल करता है, उनके हितों की रक्षा करता है जिस प्रकार एक पिता अपने परिवार के सदस्यों का ख्याल रखता है। तो इतना शुद्ध रूप, इतना अच्छा राम राज्य अरस्तु भी मानते हैं कि संभव नहीं है। यदि संभव होगा भी तो एक राजा का जो उत्तराधिकारी होगा वो जरूरी नहीं कि इन बातों पर खरा उतरे। तो इस राजतंत्र का विकृत रूप प्रारंभ हो जाता है जिसको निरंकुश तंत्र कहते हैं, आततायी तंत्र कहते हैं। इस निरंकुश तंत्र में शक्ति सत्ता एक ही व्यक्ति के हाथ में रहेगी, पर वो प्रजा को केवल शोषण का एक विषय मानेंगे। राजा स्वार्थी होगा, राजा केवल स्वहित पर ध्यान देता है और इस प्रकार राजतंत्र का विकृत रूप निरंकुश तंत्र हमारे सामने आता है। इस निरंकुश तंत्र से राज्य की जनता परेशान हो जाती है और राज्य में एक क्रांति होती है। ऐसा तो है नहीं कि ये क्रांति 2 दिन 4 दिन में हो जाए। एक लंबे समय के बाद जब जनता
ऐसे आत्ताई राजा के शोषण से त्रस्त होकर के संगठन बनाती है और उस समाज के, उस राज्य के कुछ लोग जनता का नेतृत्व करते हैं और वो उस राजतंत्र को या आत्ताई तंत्र को उखाड़ फेंकते हैं। इस क्रांति के बाद एक दूसरा संविधान अस्तित्व में आता है और यह प्लेटो का संवैधानिक वर्गीकरण का सेकंड स्तर है, जिसको प्लेटो कहते हैं संख्या के आधार पर कुछ व्यक्तियों का शासन। क्रांति के बाद जो नेतृत्वकर्ता होंगे 2, 4, 6, 10 वो लोग शासन करेंगे। इस शासन का शुद्ध रूप जो है वो कहलाएगा कुलीन तंत्र। कुलीन तंत्र में जो शासन होगा वह नियम, कानून एवं विधि के द्वारा संचालित होगा। अरस्तु कहते हैं कि यह एक ऐसा शासन विधान है जिसमें अच्छे नागरिक, अच्छे व्यक्तियों के गुणों में पूर्ण रूपेण समानता होगी। अरस्तु के दृष्टिकोण में कुलीन तंत्र एक प्रकार से लोकतंत्र और धनिक तंत्र के तत्वों का मिश्रण है। अरस्तु के आदर्श राज्य में आयु पर आधारित कुलीन तंत्र को ही अपनाया गया है, जिसके अनुसार प्रौढ़ व्यक्तियों को ही शासन संचालन का अधिकार दिया जाता है। कुलीन तंत्र भी राजतंत्र की भांति बुद्धि, गुण, संस्कृति का संचालित कानून प्रिय शासन प्रणाली है। इस कुलीन तंत्र में क्या होता है कि गुणों के आधार पर, संपत्ति के आधार पर, योग्यता के आधार पर, आयु के आधार पर शासकों का चयन होता है। ये कुलीन तंत्र अपनी जनता के हित के लिए कानून बनाता है और उन कानूनों के अनुसार शासन का संचालित होता है। परंतु धीरे धीरे जो व्यक्ति उस क्रांति के नेता थे, हीरो थे, जिन्होंने अपना उस क्रांति के लिए खून पसीना बहाया, वो जनता के हित में काम करते हैं। परंतु समय के साथ साथ वो कुलीन तंत्र और उनके वंशज और आगे चल के सत्ता पर बैठने वाले कुलीन व्यक्ति केवल स्वहित के बारे में सोचने लग जाते हैं और स्थिति यहाँ तक आ जाती है कि राज्य के आर्थिक संसाधनों पर शासक वर्ग अर्थात कुलीन लोगों का ही आधिपत्य हो जाता है। अरस्तु इस कुलीन तंत्र के विकृत रूप को धनिक तंत्र या वर्ग तंत्र कहते हैं। फिर वही घटना घटित होती है। इन वर्ग तंत्र और कुलीन तंत्र के शासकों से जनता परेशान होकर के क्रांति करेगी, पूरी जनता मिलकर क्रांति करेगी और कुलीन तंत्र को उखाड़ फेंकेगी। ये धनिक तंत्र, ये वर्ग तंत्र खत्म हो जाएगा और सत्ता जनता के हाथ में आ जाएगी। अब हम अरस्तु के वर्गीकरण का तीसरा रूप देखते हैं। इस तीसरे रूप में शासन की जो सत्ता है वो अनेक व्यक्तियों के हाथ में होगी और इसे ही अरस्तु पॉलिटी कहते हैं, सर्व प्रजातंत्र कहते हैं। जब सत्ता अनेक व्यक्तियों के हाथ में होगी और वो अनेक व्यक्ति जन कल्याण की भावना से प्रेरित होंगे तो उस शासन व्यवस्था का नाम होगा सर्व प्रजातंत्र या पॉलिटी। इसमें
शासन करने वाली जनता होगी, जनता ही जनता के लिए कानून बनाएगी, जनता ही जनता के लिए काम करेगी। और ऐसी स्थिति में एक बहुत ही आदर्श स्थिति होगी कि कोई किसी का शोषण नहीं कर पाएगा। परंतु अरस्तु एक मध्यम मार्गीय विचारक हैं। वो मानते हैं कि यह प्रजातंत्र या सर्व प्रजातंत्र कह लो, इसे पॉलिटी कह लो, ये अधिक दिन तक शुद्ध रूप में संचालित नहीं हो सकता, क्योंकि जब पूरी जनता ही शासन कार्य में भाग लेगी, जब उन्हें स्वतंत्रता मिलेगी, तो वो एक दूसरे के कामों में टांग अड़ाएंगे। वह स्वतंत्रता स्वच्छंदता में कन्वर्ट हो जाएगी और ये जनता शासन को कोई कार्य नहीं करने देगी। और इसी पॉलिटी का विकृत रूप जो है उसी डेमोक्रेसी या भीड़ तंत्र कहते हैं। तो अरस्तु कहते हैं कि प्रजातंत्र, सर्व प्रजातंत्र का जो भीड़ तंत्र है, जो डेमोक्रेसी है, वो उसका अशुद्ध रूप है। इस प्रकार अरिस्टोटल अपने संवैधानिक वर्गीकरण में 6 प्रकार की संविधान बताते हैं। राजतंत्र, उसका विकृत रूप निरंकुश तंत्र, कुलीन तंत्र और उसका विकृत रूप वर्गतंत्र या धनिक तंत्र, पॉलिटी सर्व प्रजातंत्र और उसका विकृत रूप भीड़ तंत्र। अरस्तु कहते हैं कि यह शासन व्यवस्थाएं, यह संविधान एक चक्रीय स्थिति में घूमता रहता है। जैसे कि पहले एक व्यक्ति का शासन, राजतंत्र, राजतंत्र में धीरे धीरे दुर्गुण पैदा होते जाएंगे और वो राजतंत्र निरंकुश तंत्र में बदल जाएगा। फिर क्रांति होगी और कुलीन तंत्र उत्पन्न हो जाएगा। कुलीन तंत्र धीरे धीरे विकृत होता चला जाएगा और वो धनिक तंत्र में कन्वर्ट हो जाएगा। क्रांति होगी, धनिक तंत्र खत्म हो जाएगा, सर्व प्रजातंत्र की स्थापना हो जाएगी। धीरे धीरे ये सर्व प्रजातंत्र भीड़ तंत्र में बदल जाएगा और जनता परेशान हो जाएगी भीड़ तंत्र से। उसे लगने लगेगा कि यार एक व्यक्ति का शासन राजतंत्र ही ठीक था इससे तो। फिर क्रांति होगी और राजतंत्र स्थापित हो जाएगा। तो ये चक्रीय व्यवस्था निरंतर चलती रहती है। तो इस प्रकार हमने वो अरस्तु के संवैधानिक वर्गीकरण को पढ़ा। अब हम अरस्तु के इस संवैधानिक वर्गीकरण की कुछ आलोचनाएं देखते हैं। इसकी सबसे पहली आलोचना तो एक ही दिखाई देती है कि अरस्तु सरकार और राज्य के वर्गीकरण में अंतर नहीं कर पाया। सरकार और राज्य के वर्गीकरण में अंतर नहीं कर पाया। गार्नर महोदय कहते हैं कि अरस्तु राज्य की सरकार में भेद नहीं कर पाता, फलतः उसके द्वारा किया गया वर्गीकरण राज्य का वर्गीकरण ना होकर के सरकारों का वर्गीकरण मात्र दिखाई देता है। अरस्तु के वर्गीकरण की अगली आलोचना देखते हैं कि इसमें मौलिकता का अभाव है। अरस्तु ने अपने संविधानों का वर्गीकरण प्लेटो के वर्गीकरण से उठाया है और उन्होंने इसमें केवल एक आर्थिक तत्व को जोड़ करके इसमें नई चीज डाली है। आगे हम देखते हैं अरस्तु संविधान और राज्य और शासन शब्दों को पर्यायवाची मानता है। संविधान में परिवर्तन
को वो राज्य में परिवर्तन मानता है, शासन में परिवर्तन मानता है। परंतु व्यवहारिक दृष्टि से देखा जाए तो संविधान में परिवर्तन होना तो एक अलग प्रक्रिया है, शासन या सरकार में परिवर्तन होना एक अलग प्रक्रिया है, जबकि राज्य में तो कोई परिवर्तन हो ही नहीं सकता। तो इस प्रकार इसकी एक आलोचना बनती है। अगली आलोचना देखते हैं कि अरस्तु ने प्रजातंत्र की घोर आलोचना की है, घोर विरोध किया है, जबकि वर्तमान में प्रजातंत्र का स्थान सबसे ऊपर है। अगली आलोचना देखते हैं कि अरस्तु का जो वर्गीकरण है वो नगर राज्यों तक सीमित है। वर्तमान में इस प्रकार से वर्गीकरण हम नहीं कर सकते, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय विशाल राज्यों पर यह चीज लागू नहीं होता। एक चक्रीय त्रुटि बताते हैं अरस्तु। तो चक्रीय त्रुटि देखने में अच्छी लगती है, व्यवहारिक सी लगती है, परंतु वास्तविकता के धरातल पर कहीं ऐसा नहीं दिखाई देता कि इस प्रकार क्रमबद्ध तरीके से परिवर्तन होता हो। और इसकी लास्ट आलोचना करते हैं कि अरस्तु एक व्यवहारिक और वैज्ञानिक विचारक है, परंतु अरस्तु भी मैसेडोनिया के शासक के चरित्र से इतना प्रभावित है कि वो राजतंत्र को श्रेष्ठ शासन व्यवस्था बताता है, और अपने गुरु प्लेटो की तरह कल्पना लोक में उड़ने वाला दार्शनिक बनकर रह जाता है। तो इस प्रकार हम अरस्तु के संविधानों के वर्गीकरण की कुछ आलोचनाएं हमने पढ़ी, परंतु इन आलोचनाओं के बावजूद भी अरस्तु के संवैधानिक वर्गीकरण की उपयोगिता और जो महत्व है उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। अरस्तु के बाद आने वाले विचारकों ने अपने वर्गीकरण में अरस्तु की योजनाओं को ही फॉलो किया है। पोलिबियस ने भी अरस्तु की भांति शासन तंत्र के 3 विशुद्ध रूप, राजतंत्र, कुलीन तंत्र, प्रजातंत्र, और फिर उनके 3 विकृत रूप, निरंकुश तंत्र, वर्गतंत्र और भीड़ तंत्र को माना है। पोलिबियस के बाद सिसरो, मैकियावेली, बोधार, हाउस लॉक, रूसो, मॉन्टेस्क्यू आदि विचारकों ने सरकारों के वर्गीकरण की जो योजना प्रस्तुत की है, इन सब में उन अरस्तु के वर्गीकरण के लक्षण हमें दिखाई देते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अरस्तु का वर्गीकरण ही सर्वप्रथम वैज्ञानिक वर्गीकरण था, जिसने आधुनिक वर्गीकरण का मार्ग प्रशस्त किया। गिलक्रास्ट कहते हैं कि आधुनिक सरकारों के स्वरूप के लिए यह वर्गीकरण पर्याप्त नहीं है, पर आज तक जितने भी वर्गीकरण हुए हैं उनके लिए यह ऐतिहासिक आधार जरूर रहा है। तो मैं समझता हूं कि अरस्तु के संवैधानिक वर्गीकरण का ये चैप्टर आप लोगों की समझ में आया होगा। थैंक यू।